नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। वेल, आप जानते हैं युव तरंग कार्यक्रम टोटली हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं फ्यूचर की या फिर उन अचीवमेंट्स की जिनसे हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। एक इसी बात पे मुझे मैगजीन याद आती है और वो है नथिंग इज यूजलेस टू अ मैन ऑफ सेंस, ही कैन टर्न एवरीथिंग टू एन अकाउंट। और इसी के साथ ही साथ जब मैं बात आपसे कर रहा था मुझे एक याद आ रही थी, बहुत ही एक फेमस प्रोवर्ब है, जहां चाह है वहां राह है, और जिसकी चाहत उसकी राहत पे ले जाती है और वो मंजिल पाता है, वही एक कहलाता है सिकंदर या फिर एक पर्सन जो अपनी ड्रीम जी रहा होता है। वेल, आज हम इसी तरह से एक पर्सनैलिटी से बात करेंगे। वो पर्सनैलिटी हमारे साथ में आ जाई हुई हैं और वो पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। एक लौती आरजेएस क्वालिफाई इन्होंने किया है बीकानेर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन प्रीति व्यास। वेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति जी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां आपको। आपने एक अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करी, बीकानेर से आप एक लौती बनी। बहुत बहुत आपको बधाइयां, और हम स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम युव तरंग में। थैंक यू सो मच अपलव जी, थैंक यू सो मच। वेल, ज़रूर आप लोग जानना चाहते होंगे ये क्या सफ़र रहा, कैसे हम आज बात कर रहे हैं, कैसी शख्सियत हमारे बीच में आज आई हुई है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें और साथ ही साथ जानते हैं सफ़र को। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सफलता की सीढ़ी। तो इन्होंने वो सीढ़ी कैसे चढ़ी, हम उस सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं। सो प्रीति जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और कहाँ से आप हैं बेसिकली मैं बीकानेर ज़िले से, राजस्थान से ही हूँ जी। और मेरे फादर हैं जो जुडिशरी में हैं, वो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अभी वर्तमान में जोधपुर महानगर। तो उनका ट्रांसफरेबल सर्विस था, तो सारी एजुकेशन घूम घूम के हुई। स्कूलिंग है तो वो भी बहुत ही घूम घूम के, जैसे छोटी सिटी में बड़ी सिटी में घूमते घूमते स्कूलिंग हुई। और स्कूलिंग मेरा हिंदी मीडियम से है और फिर मैंने इंग्लिश मीडियम से है जो मेरा बीए किया। बीए में मेरे इंग्लिश लिटरेचर था। मुझे इंग्लिश का शुरू से बहुत शौक था कि इंग्लिश आज के समय में बहुत ही ज़रूरी थी, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में मैंने बीए किया अजमेर से। अच्छा। उसके बाद में मैंने लॉ किया भिलवाड़ा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से इन द ईयर 2015, और फिर मैंने मास्टर्स किया क्रिमिनोलॉजी में बिहानी लॉ कॉलेज गंगानगर से, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर, वहाँ से मैंने मेरा मास्टर्स किया। और 2018 में मैंने आरजेएस का एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ। क्या बात है, फाइनली सिलेक्शन हुआ 2018 के अंदर। और जैसे इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो एक थ्रू आउट जर्नी रही। और आज हम बैठे हैं एक आरजेएस के साथ में, एक बैठे हैं जो जुडिशरी सर्विसेज में अपनी करियर शुरू करना चाह रही हैं या बिल्कुल करने वाली हैं, तो कर ही चुकी हैं इनफैक्ट। एक और सवाल जानना चाहते हैं हम आपसे। आज का जो युग है, हम बहुत चेंजेस महसूस कर रहे हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ, बीच में कुछ और, तो वो चेंजेस आपने क्या महसूस किए थ्रू आउट आपकी जर्नी में आरजेएस तक की? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 में दिया था। उस वक्त मैं अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा नहीं हुआ था। अच्छा। और उस टाइम कुछ लैक्यूनास थे, उसकी वजह से ही नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है तभी नहीं हो पाता है जी। पूरा फुल आपका एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कोई लैक्यूना की वजह से आप रह जाते हो अपने आपको सिक्योर करने में, ऐसे प्रेस्टीजियस सर्विसेज में। तो उस टाइम मेरा अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उन चीज़ों को अच्छे से देखा कि मेरी क्या रीजंस थे कि मैं इसमें मेरा नहीं आया, मेन कॉल नहीं हुआ। तो मैंने वापस उसकी और इंक्लाइन करके और प्रिपरेशन किया। तो मैं ये मानती हूँ कि जो अब डिजिटल मीडिया है, जो आज के टाइम में पेपर वर्क्स से ज़्यादा जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल उसने सब चीज़ों को, सुविधाओं को इतना सहज कर दिया है कि आज एक गांव में बैठा आदमी भी एक बहुत बड़े पद के बारे में सोचना ही नहीं, उसे हासिल भी कर सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे कितना पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हो। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, बट आप अगर पॉजिटिवली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को, या फिर आप जैसे इनकी जितनी भी अच्छी लाइव लॉ साइट्स हैं या फिर जो भी अच्छी साइट्स हैं लॉ की, उनसे आप टच होकर चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको बुकिश नॉलेज के अलावा यू विल रियली कम टू नो सो मेनी एडिशनल थिंग्स एंड विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इन सच एग्जाम्स। बहुत ही अच्छी आपने बात करी, विच इज़ मस्ट रिक्वायर्ड इन ऑल दीज एग्जाम्स। और इसी को
जारी रखते हुए मेरे एक और सवाल आपके पास आ रहा है कि बहुत सारे यूथ जो हमारा अभी प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके हिसाब से क्या एक मस्ट एस्पेक्ट है एक पर्सन में जो होना ही चाहिए? आपलव जी, ये क्वेश्चन सच में आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ मैं, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं है ना तो फिर आप सोच नहीं सकते ऐसी सर्विसेज में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, यूपीएससी हो, वट एवर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू आर गिविंग। बट आई थिंक 3D वर्क्स, मेरे लिए 3D था। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मानती हूँ कि द कैंडिडेट मस्ट बी वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए। जैसे आज का जो युवा पीढ़ी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरे साथ के कंटेम्प्रेरी और भी बच्चे थे, जैसे और भी हम लोग जो थे, तो मैंने ये जो चीज़ बहुत नोटिस किया वो ये था कि आज बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए हैं, यानी दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। वो एट अ टाइम बहुत सारे फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, वो जैसे 8 फॉर्म भर दिए, किसी ने 10 भर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप एक गोल उठाइए, एक गोल लीजिए और बड़ी तन्मयता से और फुल डेडिकेशन से उसके साथ करिए, तो आप इजीली उसे हासिल कर लोगे। क्योंकि आपने जैसे 10 फॉर्म भर दिए तो सबके एग्जाम्स के सिलेबस अलग अलग हैं, बिल्कुल। तो आप एक समय में सब कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता कि आपको ये जॉब भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। मैंने मेरे लाइफ में आरजेएस के अलावा किसी का फॉर्म नहीं भरा, ओनली आरजेएस, और आई मेड इट हैपन। फर्स्ट तो मैं ये मानती हूँ कि डिटरमाइंड होना चाहिए कैंडिडेट। सेकेंडली, द कैंडिडेट मस्ट बी हाईली डेडिकेटेड, यानी द कैंडिडेट मस्ट सस्पेंड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। लाइक आपको सोशल मीडिया से कट होना पड़ेगा, वेडिंग्स में जाना पड़ेगा, जाना है तो उसे भी आपको छोड़ना होगा, और जो भी फ्रेंड्स हैं, सर्किल हैं, सब चीज़ें आपको है सस्पेंड करने पड़ेंगे, प्लेजर्स जी। थर्ड वन इज डिवोशन। आप जब पढ़ रहे हो तो इतना डिवोटेड होने चाहिए कि क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिवोशन से जो आप पढ़ाई करोगे वो ही वर्क करेगी। और एक बहुत ही फेमस जो कांस्टेंट मुझे चीज़ रिमाइंड रहती थी मेरे प्रिपरेशन टाइप में, थ्रू आउट माई जर्नी रहती थी, वो ये थी कि सक्सेस इज मैनी फ्रेंड्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। आप अगर आज बन गए तो यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और आप अगर नहीं बने तो इवन आपके नियर एंड डियर भी आपको छोड़ देंगे। तो आप कांस्टेंट एफर्ट्स लगा के रखें तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जरूर। आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जी हाँ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये जो 3Ds का फॉर्मूला आज हमने जाना, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारी लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। इनफैक्ट मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है। और ये सवाल थोड़ा सा मेरे युवा साथी तो पूछना चाहेंगे, मैं भी पूछना चाहूँगा। बीइंग समवन हु इज एसोसिएटेड विद लॉ, मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, मैं भी लॉ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। तो लॉ एज ए फील्ड जो लोग चुनते हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहती हैं? लॉ एज ए फील्ड कैसे कारगर है, क्या फ्यूचर है इस फील्ड का? लॉ का आज का वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, जो आज चीज़ें प्रेजेंट एरा में जो अब मैं देख रही हूँ, धीरे धीरे लॉ का जो रुझान बच्चों में भी, इवन इसके स्कोप्स में भी बहुत डेवलप हुआ है। आज के टाइम में लॉ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यानी लॉ के आपने अगर पढ़ाई की है तो जुडिशियल सर्विसेज, ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विसेज हैं, जैसे आप सारे स्टेट्स में कहीं भी, तो जुडिशरी तो एक वो स्टेज है, इट्स सच अ पायस स्टेज। वहाँ वन कैन इजीली डिलीवर जस्टिस टू द पुअर, टू द लास्ट बेंच पर्सन, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल। इट्स सच अ पायस स्टेज। लोग न्याय तो यानी आस्था का विषय है, बिल्कुल, और बहुत आस्था के साथ लोग आते हैं कि मुझे अल्टीमेटली यहाँ न्याय मिलेगा। तो एक ये वैसा स्टेज है कि जहाँ आप सच में लोगों को सर्व कर सकते हो। और जुडिशरी के अलावा भी एडवोकेसी सच अ नाइस प्रोफेशन इसके अंदर, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है, यानी प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की जो पोस्ट है, लीगल एडवाइज़र है, कॉरपोरेट में भी बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। तो लॉ का अभी प्रेजेंट एरा में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जी हाँ, लॉ का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे हमने जाना 3Ds का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं, और ये फ्यूचर जो आप अपना देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकते हैं। कुछ युवा साथी के कुछ सवाल भी हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कुछ उनके सवाल क्या हैं आपसे। बिल्कुल, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी आरजेएस प्री, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी क्या थी? प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, ये है मल्टी लेयर एग्जाम, और इट्स अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 1 ईयर। प्रीलिम्स के अंदर तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले तो लॉ में आपके जो बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, आपको लॉ पता होना चाहिए, आपका बेसिक लॉ क्लियर होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज करो,
और प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक्स को आप सॉल्व करो अपने हाथों से, जो आपका फियर है वो रिमूव हो जाए कि यानी हम अब कर सकते हैं। जितना आप MCQs करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। तो फर्स्ट टारगेट प्रीलिम्स, आप वो करेंगे तो आप मेंस में आएंगे जी। अब आप स्टार्टिंग से मेंस को पढ़ रहे हैं और आपके प्रीलिम्स में ही आप रह गए तो वो स्ट्रेटेजी भी फेल है। तो स्ट्रेटेजी भी राइट होनी चाहिए, राइट डायरेक्शन पे होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स होने के बाद में फिर मेंस है, तो मेंस में हमारे 2 दिन एग्जाम चलता है और 4 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट डे तो सिविल और हिंदी का होता है, सेकंड हमारे क्रिमिनल और इंग्लिश का होता है। तो जो सिविल और क्रिमिनल की बात करें तो आप बहुत लिख के याद करें, क्योंकि वही कहते हैं कि मेरे फादर साहब मुझे हमेशा कहते थे कि विद्या कंठों में होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं आपके क्लियर होने चाहिए, पर आप तभी लिख पाओगे जब आपको पूरा याद है। तो आपका मेमोराइज होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बेसिक लॉ तो एकदम याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, बट आपका वो पूरा याद होना चाहिए, वो लॉ कह क्या रहा है, वो सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है जी। और लॉ में तो आप बहुत कुछ लिख लिख के बहुत याद करें अच्छे से। और रही बात ऐसे राइटिंग की, तो हिंदी और इंग्लिश में मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जैसे ऐसेस होते हैं तो काफ़ी कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे नारी है, न्याय व्यवस्था पर है, त्वरित न्याय पर है, स्पीडी जस्टिस वगैरह है। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप बढ़िया मटेरियल लेकर के और इंटरनेट की सहायता से अच्छी तैयारी करें। और राजस्थान के ऊपर हैं तो हिंदी और इंग्लिश बोथ आप एक राजस्थान की जो लोक संस्कृति है, शौर्य बलिदान है, और यहाँ के लोक देवी देवताएं हैं, जो यहाँ के त्योहार मिले हैं, तो आपको पूरा एक होलसम नॉलेज होना चाहिए, पूरा राजस्थान भी आपको पूरा पता होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश में आप डेली एक पैराग्राफ लिखें, जिससे आपकी मात्रा शुद्धि कम होगी और आपकी राइटिंग और बहुत अच्छा एक सुधार आपको ग्रेजुअली यू कम टू नो अबाउट दैट, बिल्कुल ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा। और वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छे कोटेशंस आपको ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली याद नहीं आते हैं, तो अच्छे अच्छे कोटेशंस जैसे हैं लॉ में बाबा साहेब अम्बेडकर के कोटेशंस हैं, सामंड के हैं और बैंथम के हैं, इस तरह से अच्छे कोटेशंस जो हैं, और जस्टिस कृष्ण नैयर के और गांधी जी हैं, और इस तरह से जो कुछ फेमस प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, तो उनको तो पहले ही आप इस तरह से याद कर लो कि आपको वहाँ पे विचार करने का जरूरत नहीं हो, आप स्पॉन्टेनियसली उनको लिख दें जी। तो वो पहले से तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के अंदर यही है कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट अ चेकिंग ऑफ नॉलेज, बिकॉज दैट हैज बीन चेक्ड इन योर मेंस जी जी जी। तो आपके यही होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और बहुत ईजी रह के कॉन्फिडेंस से, और इट्स अ वेरी ईजी वन टास्क। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। तो हाँ, जो व्यूअर्स हमारे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हमारे युवा साथी ने कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो 3 स्टेजेस हैं इसको कैसे गो थ्रू, और बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को ये हेल्प करेगा। वेल, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चलते हैं युवा साथी के पास में जो सेकंड क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आरजीएस की प्रिपरेशन के लिए हमें कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हमारा आरजीएस अच्छे से क्लियर हो सके, हम उसको कवर कर सकें। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। तो इसमें यही है कि मैं आप सभी युवा साथियों को ये कहूँगी कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं। जैसे आप स्टॉप वॉच लगा के बैठ गए हैं कि हमें 4 आवर्स पढ़ना है, 1 आवर पढ़ना है, या जो भी 6 आवर्स पढ़ना है, ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये है कि देयर मस्ट बी जिद, एक जिद होनी चाहिए माइंड में, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे तो बस करना है। जहाँ पर जुनून होता है वहाँ पे समय के घंटे नहीं देखे जाते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आपको जुनून है, आपकी जिद है कि आपको ये करना है तो करना है। आप कब सुबह बैठे, आप कब रात हुई, कब लंच का टाइम निकल गया, कब इवनिंग का टाइम निकल गया, ये सब इमैटेरियल चीज़ें हैं। आपको बहुत ही एक तन्मयता से इसकी तैयारी करनी है। और वैसे रेगुलर बेसिस पे तो आई यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 आवर्स। और जब आफ्टर कमिंग आउट ऑफ नोटिफिकेशन तो ये था कि भाई आप नींद ले लो और जो दैनिक कार्य हैं वो कर लो। उसके अलावा तो सब कुछ यही था कि पूरा टाइम आई वाज इंक्लाइंड इन डूइंग प्रिपरेशन, और ऐसे में ही था सब कुछ। तो यही है, नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते। सुकून आपको तभी आना चाहिए कि अब बस हो गया, कि ये जिद नहीं जुनून है, अब कुछ करके ही सुकून है, वो चीज़ होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जब आपका ये पैशन परफेक्शन बन जाता है और ये परफेक्शन आपको लेके जाता है आपके टारगेट पे, यानी आपके गोल पे, तभी आपको सुकून आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल, जिसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया कि ये डिपेंड करता है, लेकिन 8 to 10 आवर्स की आपकी रेगुलर स्टडीज होनी चाहिए। और आफ्टर नोटिफिकेशन इट कैन लीड योर स्टडीज टू 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन यू एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारी जो ऑडियंस है उनकी तरफ से।
मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम एग्जाम में रिजेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप को कैसे हैंडल करें? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आजकल जैसे अगर फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट्स में नहीं होता है तो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं बहुत निराश हो जाते हैं। दे यूज टू से कि अब नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, और मेरे लिए तो ये है ही नहीं, इस तरह की बातें, और जनरली ये आती है बातें। पर मेरा ये मैसेज है सभी युवा साथियों को कि मेरा ये मैसेज है कि आप लोग अगर रह जाते हैं तो इस चीज़ को इतना गंभीर मत लो। रह गए तो आप अगली बार और तैयारी करो। कि अपन एक संस्कृत में कहा जाता है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि अपना तो कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। अपना तो इतना अधिकार है कि हम प्रिपरेशन पूरे जील एंड जेस्ट से 100% कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, तकदीर में क्या है क्या नहीं, अपनी मेहनत अपने हाथ में है, तो आप वो करो। और एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि जो ये रिजेक्शन है, इट्स एक्चुअली ए स्टेप ऑफ सिलेक्शन। आप जब रिजेक्ट हो जाते हो तब वो मन में जो आपकी खुन्नस होती है वो ही आपको सिलेक्शन के गेट पर लेकर जाती है, और लाइन के उधर आने के अंदर जो आप में स्पिरिट होनी चाहिए वो आपको एक रिजेक्शन देता है कि नहीं, अब फाइनली है जो हमें अब सेलेक्ट होना ही है एट एनी कॉस्ट। आज मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठ के मोटिवेशन आ रहा है। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। इतनी इंस्पिरेशनल बातें हो रही हैं यहाँ पर, इतने मोटिवेशन से भरी बातें हो रही हैं, तो और ये दिखाता है कि ये शख्सियत आज कैसे वहाँ तक पहुँची, क्या इनका डिटर्मिनेशन था, क्या इनका डेडिकेशन था, कौन सा वो 3Ds फॉर्मूला था, कितने आवर्स की इनकी हार्ड जर्नी रही। वेल, ये सब बातें तो हो गई हैं। एक लेते हैं हम सोशल क्वेश्चन लेते हैं। आज का युवा जो कि जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से, उनको चाहिए सोशल मीडिया हर समय उनके साथ रहे, उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखती हैं स्टडीज पे? मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया जो है वो एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है जी। इस युवा वर्ग में इस युवा वर्ग में वो एक सही प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स अ शीर वेस्टेज ऑफ टाइम, एक बहुत ही समय की बर्बादी है, और जिससे इस युवा वर्ग को एक मोमेंटरी प्लेजर तो मिल रहा है, बट अल्टीमेटली वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं अपने अल्टीमेट गोल की तरफ, वो एक पथ भ्रष्ट हो रहे हैं और उसका कोई सेंस नहीं है। जैसे अब ग्रुप्स बन गए हैं और कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन तो और साइट्स पे भी अवेलेबल है, और वो इन्फॉर्मेशन तो एक मोमेंटरी है आपके लिए। अल्टीमेटली जो चीज़ काम आएगी और जो आपको सच में आगे एक ब्राइट फ्यूचर देगी, आप उसकी तरफ बहुत इंक्लाइंड होने चाहिए, एंड दैट इज रियली रिक्वायर्ड। तो सोशल मीडिया वगैरह सब कट ऑफ कर देना चाहिए, इट्स नॉट नीडेड, ये तो सब बंद होना चाहिए। इनफैक्ट फोन बंद कर दो, और आपके बहुत ही नियर एंड डियर जैसे मदर फादर हैं या कोई भी आपके टीचर्स हैं, उनसे बात करनी है तो वो कोई समथिंग डिफरेंट फुटिंग पर है। अदरवाइज तो आप ये है कि ये सब इट्स ऑल नॉट नीडेड इन सच, इफ यू रियली क्रैक सच अ प्रेस्टिजियस, यू वांट टू क्रैक सच अ प्रेस्टिजियस सर्विसेज, तो यू हैव टू सस्पेंड ईच एंड एवरी प्लेजर ऑफ योर लाइफ, एवरी प्लेजर। कि कोई वेडिंग में जाना है, कि कोई पार्टीज करनी है या कुछ भी है, तो ये सब सस्पेंड करना पड़ेगा फॉर अ शेक ऑफ सच अ ब्राइट फ्यूचर, और फॉर 1-2 आवर ओनली। इट्स नॉट अ बिग थिंग, 1-2 आवर्स के लिए आपको सब सस्पेंड करना पड़ेगा। भाई आप पे डिपेंड करता है। ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो आज हमारे साथ आए हुए हैं, पर्सनालिटी जिन्होंने कुछ अचीवमेंट अपने ज़िंदगी में किया, जो चाहती थी वो उनको मिला, तो उन्होंने अगर ये बताया तो कहीं ना कहीं थॉट आपको उसमें देना चाहिए कि अगर सोशल मीडिया आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बनता है आपके गोल की तरफ, तो यू नो बेटर देन एनीवन एल्स कि उस बैरियर को आपको सस्टेन करना है, रिटेन करना है, क्या करना है। हमारी तरफ से यही सजेशन है कि उसको जितना अवॉइड करें ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मैसेज, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली हम सब आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्रेडिट आप किसको देना चाहती हैं अपनी सफलता का, और क्रेडिट के साथ साथ क्या मैसेज आप हम लोगों को देना चाहती हैं? क्रेडिट तो देखो ये वो चीज़ें हैं कि एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, इसमें बहुत जनों का योगदान होता है जी। अगर कोई कहता है कि ये सब मेरा ही किया हुआ है तो आई डोंट थिंक सो कि ये केवल एक जने के करने से होता है। इट्स कम्युलेटिव एफर्ट्स ऑफ सो मैनी पीपल। लाइक मेरे जैसे पेरेंट्स हैं तो उनकी कांस्टेंट ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रही है, और जैसे जो मेरे दादा दादी जी, नाना नानी जी, उनके आशीर्वाद हैं जो परिवारजनों के। और अगर टीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, जिनका एक बहुत बड़ा मैं क्रेडिट दूंगी टेस्ट सीरीज का। और उसके बाद में जैसे कुमेरदान जी चारण सर है, उनका बहुत अच्छा इमेंस योगदान रहा, और रामलाल जी जाट सर है जिनका बहुत आशीर्वाद रहा मेरे पे। तो ये सब चीज़ें कम्युलेटिव मेरे एफर्ट्स के साथ में ये सब चीज़ें थी कि आज मैं लाइन के इस तरफ हूँ, तो इन सब का एक बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे साथ।
तो मैं इन सबको क्रेडिट दूंगी, मेरे जो भी वेल विशर्स हैं और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ईच एंड एवरी वन, और इन सबको बहुत एक मैं थैंक्स देना चाहती हूँ कि उन सब की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और बात मैसेज की आती है तो मेरा यही मानना है कि एक बहुत ही फेमस सी एक वो लाइंस हैं रामधारी सिंह जी दिनकर की जी, वो ये थी कि है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द पैशन ऑफ अ पर्सन, अ कैंडिडेट, कि आप कितने पैशन से ये चीज़ करते हो। और मैं ये मानती हूँ कि आप कितनी बड़ी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितने बड़े संस्थान से आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ले रहे हैं, ये सब इमटेरियल है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मटेरियल है वो ये है कि देयर मस्ट बी फायर इनसाइड द कैंडिडेट। कैंडिडेट के अंदर आग होनी चाहिए। अगर आग है तो वो गांव के बच्चे भी आज कलेक्टर बन रहे हैं, गांव से भी बच्चे आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। तो यानी ये नहीं है कि एट व्हाट प्लेस यू आर सिटिंग, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर एजुकेशन या गेटिंग योर कोचिंग, ये इतना मटेरियल नहीं है जितना ये है कि आपके अंदर अगर आ गए तो आप कहीं भी बैठे हो, यू विल सर्टेनली मेक इट हैपन, सर्टेनली मेक इट हैपन। जी हाँ, ये मैसेज ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और गांव की अभी जो बात आपने कही, तो उस गांव से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहता हूँ। हमें ये पता चला कि आपकी जो आपकी स्कूलिंग थी या जो आपने स्कूल डेज बिताए वो गांव के थे, तो उस जर्नी के बारे में ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रही थी। जैसे आजकल के युवाओं में भी और जैसे जो आपकी जनरेशन है उनमें, जब पेरेंट्स में भी ये हो गया कि बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं, और कॉन्वेंट का बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, फिर बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए पेरेंट्स के, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुछ नहीं है, अगर संभव नहीं है या हालात आपके मुकम्मल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको ट्रूली बताती हूँ कि मेरी जो 10th क्लास है, जो एक बहुत मेजर पार्ट होता है जीवन का, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट पे बहुत कुछ चीज़ें डिसाइड होती है, इवन आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ से डिसाइड होता है, योर प्रॉपर नेम, एवरीथिंग। तो मेरा जो 10th क्लास है वो मैंने पाली डिस्ट्रिक्ट के जैतारण एक तहसील है वहाँ से किया। उस टाइम मेरे फादर साहब वहाँ पोस्टेड हुआ करते थे। तो वी यूज्ड टू सिट ऑन दरी, हम लोग दरी पे बैठते थे और दरी पे बैठते थे। टीचर्स आते थे, नहीं आते थे, कौन पढ़ाता था, कैसे पढ़ाता था, बहुत ही एक वैसी स्थिति थी। और वहाँ से मैंने 10th है जो मेरा क्लियर किया, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। बस ये था कि इट्स ऑल अबाउट, आप जितनी चैलेंजेस से निकलेंगे उतना आप में निखार आएगा। उन चैलेंजेस को आप ऐसे मत लो कि ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, मन में खुन्नस रहती है, पर वो खुन्नस ही अल्टीमेटली आपको लाइन के एक तरफ लेकर आती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको कांस्टेंट माइंड में रखनी है कि कलाम साहब का एक कोटेशन और याद आ रहा है मुझे, जो मेरे रूम में लगा रहता था। बिल्कुल। कि ड्रीम्स आर नॉट विच यू सी इन द स्लीप वाइल यू स्लीप, ड्रीम्स आर द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। कि सपने वो नहीं होते हैं कि आप जो सो रहे हैं उस टाइम ले रहे हैं, सपने वो होते हैं जो आदमी को सोने नहीं देते हैं। कई रातें मुझे याद है कि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं मिडिल ऑफ द नाइट में जग जाती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, या उस सेक्शन में क्या है, उस बुक में क्या है, वो पर्टिकुलर बात क्या कह रही है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे खूब मन में जुझारूपन रहता था जी। और तो सपने तो आदमी को ऐसे होने चाहिए कि वो उसको एकदम कर दे कि नहीं, बस उसके दिलो दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे करना है, एट एनी कॉस्ट ये चीज़ करनी है बस। अब इसके क्या बैरियर्स आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं, मुझे करना है। क्या बात है। Well, I must say, and not just say, I must admit that it's been an honor that you are there with us. बहुत ज़्यादा learning हुई। I am feeling like delighted and motivated, and I hope and I'm damn sure आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आज आपने गेन किया होगा। जो लोग इस राह पे चलना चाहते हैं, देखिए कोई भी राह आसान नहीं है, आपके पास हर्डल्स आएंगे, लेकिन अगर वो 3Ds का फॉर्मूला आप याद रखते हैं जिसके बारे में हमने जाना, अगर आप ये याद रखते हैं कि भगवान का साथ तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपकी होनी चाहिए मेहनत, आपका होना चाहिए डेडिकेशन, आपका होना चाहिए डिवोशन, और आपका होना चाहिए गोल ओरिएंटेशन। अगर आप एक जगह जाकर के उस पर ही फोकस करते हैं तो आपके लिए आसान होंगी राहें,
खुद अपनी आप लाइफ इजी करेंगे और साथ ही साथ वो इजी करेंगे जो आपका गोल है, जिसको आपको अटेन करना है। वेल प्रीति व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया हम लोग को आज आपसे मिल करके। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं युवा साथियों का, जिन्होंने आज इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस पूछे और कहीं ना कहीं हमारे जो राह हम चुनना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने एक सुझाव हमारी तरफ पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। और इस जर्नी के लिए, आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए हम सभी आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। हम आशा करते हैं जिस नज़र से आम आदमी जुडिशरी सिस्टम को देखता है आप उसको बरकरार रखेंगी। कहते हैं ना, आंखें बंद करके जो बिलीव आदमी करता है उसको आप बरकरार रखेंगी। यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी आशाएं हैं। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आपको आज वाला कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रमों की बहुत बेहतर से इंतजार होगा। तो युव तरंग के साथ बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन के इस बेहतरीन कार्यक्रम को। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा, नमस्कार।